ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है सेकंड वर्ल्ड वॉर की, जो हमें ये सिखाती है कि जंग का परिणाम किसी के लिए भी अच्छा नहीं होता। ये कहानी हमें ये भी सिखाती है कि चाहे जंग खत्म क्यों ना हो जाए, लेकिन उस जंग से मिले हुए जख्म कभी भी हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो कहानी की स्टार्टिंग होती है एक आदमी को दिखाते हुए, जिसका नाम एरिक लुमेक्स है। एरिक ट्रेन में बैठा है और कहीं जा रहा होता है। उसके सामने वाली सीट पर एक लड़की बैठी होती है, जिसका नाम पैट्रिसिया है। ये दोनों बैठे हुए आपस में बातें करने लगते हैं। अब बातों ही बातों में ये दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं और धीरे धीरे इनकी ये दोस्ती प्यार में बदल जाती है और ये दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक दिन एरिक अपने बेड पर लेटा सो रहा होता है और जब उसकी आंख खुलती है तब वो अपने सामने एक चाइनीज सिपाही को देखता है। वो सिपाही एरिक को पकड़कर एक पैराशूट कैंप में ले जाता है, जहां पर पहले से ही कई सारे ब्रिटिश कैदी हैं। इसके बाद वो एरिक को एक कमरे में ले जाते हैं। उस कमरे को देखकर एरिक बहुत ज्यादा डर जाता है। वो बहुत चिल्लाता है, पर अगले ही पल हमें ये दिखाया जाता है कि एरिक अपने ही कमरे में है। ये बस उसका एक भ्रम था। अब एरिक की आवाज सुनकर उसकी पत्नी भागते हुए वहाँ पर आती है और वो पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन एरिक अपनी पत्नी को कुछ भी बताना नहीं चाहता। वो उसे मना कर देता है और कहता है कि कुछ नहीं हुआ। इसके बाद हमें एरिक को दिखाया जाता है, जो कि हमेशा खोया खोया रहता है। ऐसा लगता है कि उसके अतीत में कुछ ऐसा घटा है जो आज भी उसके साथ साथ चल रहा है। वो आज भी अपने उस अतीत को भुला नहीं पाया है। पैट्रिसिया के बहुत बार पूछने पर भी वो कुछ नहीं बताता। इसके बाद पैट्रिसिया एक बार में जाती है जहाँ पर एरिक अक्सर जाया करता है। वहाँ पर पैट्रिसिया फिनले से मिलती है, जो कि एक एरिक का काफी अच्छा दोस्त है। दरअसल पैट्रिसिया जानना चाहती है कि एरिक के साथ ऐसा भी क्या हुआ था जिससे वो आज तक बाहर नहीं निकल पाया। पैट्रिसिया के पूछने पर फिनले उसे सब कुछ बताना शुरू कर देता है। यहाँ से कहानी फ्लैशबैक 1942 में पहुँच जाती है, जब सेकंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था। एरिक एक ब्रिटिश सिपाही था और उसकी पोस्टिंग सिंगापुर में थी, पर वहाँ पर बहुत जल्दी जापानीज आकर उसके पूरे इलाके पर कब्जा जमा लेते हैं और वहाँ पर जितने भी ब्रिटिश सिपाही होते हैं उन सबको वो बंदी बनाकर पैराशूट कैंप में भेज देते हैं, जहाँ पर उन सबसे बहुत सख्त काम करवाया जाता है। दरअसल जापानी थाई बर्मा रेलवे ट्रैक बना रहे होते हैं, जो कि थाईलैंड से ब्रह्मा तक जाएगा, जिसकी लंबाई होगी 415 किलोमीटर। यहाँ पर ब्रिटिश सिपाहियों से बहुत ज्यादा सख्त तरीके से दिन रात काम करवाया जाता है, जिस वजह से उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब होती है। अब एक रात को कुछ ब्रिटिश पैराशूटर आपस में बात करते हैं। वो बताते हैं कि यहाँ से भागना नामुमकिन है, इसलिए ये फैसला करते हैं कि वो एक रेडियो बनाएंगे और रेडियो यहाँ पर बस एक एरिक ही बना सकता है। लेकिन रेडियो बनाने के लिए इन्हें कुछ सामान की जरूरत होगी। यहाँ साइट पर इलेक्ट्रिक का भी बहुत सारा काम चलता रहता है और एक एक करके रेडियो बनाने के सभी पार्ट्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं और एरिक रेडियो बना देता है। दरअसल रेडियो बनाने का मेन मकसद इनका ये जानना होता है कि बाहर क्या चल रहा है। अब रेडियो की मदद से इनको पता चलता है कि अमेरिका भी वार में आ चुका है और वो भी इंग्लैंड का साथ दे रहा है। सब के सब मिलकर जर्मनी जापान के खिलाफ लड़ रहे हैं। इसके बाद दिखाया जाता है कि बहुत जल्दी पता चल जाता है कि यहाँ पर किसी ने रेडियो बनाया है। जापानीज को यहाँ पर 4 लोगों पर शक होता है, जिनमें से एक एरिक होता है और दूसरा वो जिसका नाम फिनले है। वहीं जापानी सिपाही इन चारों में से एक को इतने ज्यादा बुरे तरीके से मारते हैं कि वो वहीं पर बेहोश होकर नीचे गिर जाता है। अब इससे पहले कि इन तीनों में से वो किसी और को मारते, एरिक अपने आप ही सामने आ जाता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि उसके दोनों साथियों में से किसी और को भी मारा जाए। अब जापानीज एरिक को बहुत ज्यादा मारते हैं और तब तक मारते रहते हैं कि जब तक वो बेहोश ना हो जाए। यहाँ पर ये सब जानते हैं कि ये इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। यहाँ पर जो मिलिट्री का सीक्रेट पुलिस ऑफिसर होता है, जिसका नाम केम्पाई है, वो एरिक से कहता है कि तुम अपराधी हो, इसमें कोई शक नहीं है। अगर तुम हमें सब कुछ सच सच बता देते तो हो सकता है कि शायद हम तुम्हारी जान बख्श दे। दरअसल इनको ये लग रहा होता है कि इन्होंने रेडियो बाहर संदेश भेजने के लिए बनाया है। इसके बाद दिखाया जाता है कि केम्पाई एरिक दोनों हाथों में रस्सी बांध देता है और रस्सी का दूसरा हिस्सा अपनी गाड़ी से बांध देता है। हालांकि एरिक के दोनों ही हाथों में फ्रैक्चर होता है, लेकिन फिर भी वो एरिक पर बिल्कुल भी तरस नहीं करता और उसे खींचता हुआ उस कमरे तक ले जाता है, जो एरिक को आज भी कई बार प्रेजेंट में दिखाई देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा डर जाता है। अब कमरे में लाने के बाद एरिक से पूछताछ शुरू की जाती है और उससे पूछा जाता है कि तुमने रेलवे का नक्शा क्यों बनाया। दरअसल एरिक ने एक रेलवे का नक्शा बनाकर कहीं छुपा दिया था, लेकिन जब वो उस नक्शे को वापस लेने के लिए जाता है तो वो नक्शा उसे वहाँ पर नहीं मिलता, क्योंकि जापानी सिपाही को वो मिल चुका था। एरिक केम्पाई को बताता है कि मुझे रेलवे बहुत पसंद है
और ये नक्शा मैंने अपने लिए बनाया था। लेकिन केम्पाई उसकी बात पर विश्वास नहीं करता। वो कहता है कि तुम ये इन्फॉर्मेशन हमारे दुश्मनों तक पहुंचाना चाहते थे। एरिक कहता है कि मैं ये इन्फॉर्मेशन तुम्हारे दुश्मनों तक कैसे पहुंचा सकता हूँ। केम्पाई कहता है कि इस रेडियो के दोबारा। एरिक उसे समझाने की कोशिश करता है कि ये रेडियो सिर्फ सुनने के लिए है, इसमें इन्फॉर्मेशन नहीं पहुंचाई जा सकती। लेकिन केम्पाई उसकी बात पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। वो जानना चाहता है कि वो यहाँ से इन्फॉर्मेशन किसको भेजा करता था और अभी तक वो कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन यहाँ से भेज चुका है। एरिक के पास इनकी किसी भी बात का जवाब नहीं होता। केम्पाई एरिक पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता। इसके बाद दिखाया जाता है कि केम्पाई एरिक को रूम से बाहर लाकर बांस के एक पिंजरे में डालकर बंद कर देता है, जहाँ पर ब्रिटिश के और भी कैदी होते हैं। अब यहाँ पर एरिक को ना तो खाना दिया जाता है और ना ही पानी, और साथ ही साथ उसे काफी ज्यादा बुरे तरीके से टॉर्चर किया जाता है। उसके मुंह के अंदर पानी का पाइप डालकर पानी को बहुत तेज प्रेशर से छोड़ा जाता है ताकि वो मौत को एक्सपीरियंस कर सके। एरिक इस टॉर्चर से बहुत बुरे तरीके से तड़प जाता है। वह बहुत तकलीफ में होता है और वही केम्पाई बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहा होता है कि तुमने रेडियो क्यों बनाया। और एरिक के पास भी सिर्फ एक ही जवाब होता है। वो बार बार बोलता है कि उसने अपने घर की इन्फॉर्मेशन, अपने देश की इन्फॉर्मेशन सुनने के लिए रेडियो बनाया था, पर उसकी बात पर विश्वास करने के लिए वहाँ पर कोई भी नहीं था। एरिक को बांस के पिंजरे के ऊपर लेटाकर इतना ज्यादा मारा जाता है कि वो अपने पैरों तक खड़ा नहीं हो पाता। एरिक को उसी रूम में, उसी कोठरी में ले जाया जाता है जहाँ पर उसके साथ कई दिनों तक ऐसे ही चलता है। इसके बाद जब एक दिन एरिक बांस के पिंजरे में होता है, तब उसे ऊपर आसमान से कुछ पैराशूट नीचे उतरते हुए दिखाई देते हैं। दरअसल ब्रिटिश सेना जहां तक पहुंच चुकी है और उन्होंने इस थाईलैंड के पूरे इलाके पर कब्जा कर लिया है और वो उस वार पैराशूट कैंप तक पहुंच जाते हैं जहां पर ब्रिटिश सेना की बहुत बुरी हालत होती है। अब यहाँ पर आपको एक बार और याद करवाते हैं कि ये जो कहानी है ये एक सच्ची घटना पर आधारित है। सच में यह सब कुछ हुआ था। इसके बाद दिखाया जाता है कि यहाँ पर जितने भी जापानी सिपाही हैं उन्हें पकड़कर एक लाइन में खड़ा कर दिया जाता है और उन्हें बताया जाता है कि तुमने जो भी हमारे सिपाहियों के साथ किया है वो मानवता के खिलाफ था, इसलिए तुम सबको बैंकॉक में भेजा जाएगा, जहाँ पर ये फैसला किया जाएगा कि तुम लोगों को क्या सजा देनी चाहिए। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है जहाँ पर फिन ने पेट्रिसिया को पूरी कहानी सुना रहा होता है। अब पेट्रिसिया को भी पता चल चुका है कि उसके पति के साथ क्या क्या कुछ बीता था, जिसकी वजह से वो आज तक उस सदमे से बाहर नहीं निकल पाया। अब पेट्रिसिया घर जाती है और घर जाकर एरिक से बहुत प्यार से बात करती है, उसे सिंपैथी दिखाती है। लेकिन एरिक का स्टेट ऑफ माइंड आज भी उस सदमे से बाहर नहीं निकला। वो उसी टॉर्चर, उसी दर्द और उसी सदमे से गुजर रहा होता है जो उसके साथ थाईलैंड में हुआ था। अब उसी रात फिनले एरिक के पास आता है और उसे एक न्यूज़पेपर दिखाता है जिसमें केम्पाई की फोटो होती है। फिन ने एरिक को बताता है कि वो अभी भी जिंदा है, जहां पर ये फैसला किया जाएगा कि तुम लोगों को क्या सजा देनी चाहिए। एक टूरिस्ट गाइड है जहां पर उसने हम सबको टॉर्चर किया था, तुम्हें वहां जाना होगा, तुम्हें बदला ही लेना होगा। हालांकि एरिक का अपना एक परिवार है, उसकी पत्नी है, इसलिए वो वहां नहीं जाना चाहता। पर फिनले उसे कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि जब जापानीज ने हमें बंदी बनाया था तब उन्होंने हमसे कहा था कि अगर तुम सच्चे मर्द होते तो तुम अपने आप को सरेंडर नहीं करते बल्कि अपने आप को मार देते। और उस समय हमने कहा था कि हम जिंदा रहेंगे ताकि तुमसे बदला ले सकें, तुमसे लड़ सकें। अब वो समय आ गया है। यह कहकर फिनले वहां से चला जाता है। दरअसल जिस तरह से एरिक वार की कड़वी यादों के साथ गुजर रहा होता है उसी तरह फिनले भी गुजर रहा होता है। लेकिन फिनले इस कड़वी यादों को बर्दाश्त नहीं कर पाता और इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। अब फिनले की मृत्यु के बाद एरिक ये फैसला करता है कि वो थाईलैंड जाएगा और वो थाईलैंड जाता है। एरिक उसी वार पैराशूट कैंप में जाता है जहाँ पर उसे बंदी बनाया गया था। एरिक वहाँ पर देखता है कि अब ये जगह एक म्यूजियम है। एरिक देखता है कि जिस तरह से वार के दौरान रेलवे ट्रैक बनाने के लिए उनसे दिन रात मेहनत करवाई जाती थी, उसी तरह के यहाँ पर स्टैचू बने होते हैं। इसके बाद एरिक यहाँ पर केम्पाई को भी देखता है जो कि अब यहाँ पर टूरिस्ट गाइड है और उस समय वार के दौरान हुए हादसों के बारे में बताता है। और वो कहता है कि ये जगह मेरे लिए एक तीर्थ स्थल की जैसी है और मैं 57 बार यहाँ पर आया हूँ। इसके बाद शाम हो जाती है और म्यूजियम बंद हो जाता है और अब केम्पाई एरिक के सामने जाता है। शुरू में केम्पाई उसे पहचान नहीं पाता, पर कुछ देर बाद वो एरिक को पहचान जाता है कि ये वो ही है जो आज से 30 साल पहले इसी पैराशूट कैंप में था, जिसे हमने बहुत बुरे तरीके से टॉर्चर किया था। एरिक उसे बैठने के लिए कहता है और केम्पाई बैठ जाता है, ठीक उसी तरह से जैसे आज से 30 साल पहले केम्पाई ने एरिक को अपने सामने बैठाया था। अब हमें यहाँ पर केम्पाई पूरी तरह से बदला हुआ दिखता है। वो पूरी तरह से चुपचाप और शांत होता है। एरिक उससे पूछता है कि तुम जिंदा क्यों हो।
अब यहाँ से कहानी फिर से क्रैश बैंक में जाती है, जहाँ पर ब्रिटिश सेना थाईलैंड में आ चुकी है और उन्होंने जैपनीज को पकड़कर एक लाइन में खड़ा कर दिया था। और तभी केम्पाई कहता है कि मैं एक ट्रांसलेटर हूँ, मैं इंग्लिश और जैपनीज दोनों जानता हूँ। ब्रिटिश ऑफिसर कहता है कि क्या तुम केम्पाई हो? केम्पाई कहता है कि नहीं, मैं केम्पाई नहीं हूँ और ना ही मैंने उसके साथ कभी काम किया है। ब्रिटिश ऑफिसर उसे लाइन से अलग कर देता है क्योंकि उन्हें एक ट्रांसलेटर की जरूरत थी जो जापानीज लोगों को उनकी बात समझा सके, और इस तरह से केम्पाई की जान बच गई थी। केम्पाई एरिक को ये भी बताता है कि हमें रेलवे ट्रैक पर बहुत सारी लाशें मिली थी। वो ये भी कहता है कि मुझे इस बारे बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी और जब मैंने इतनी सारी लाशें एक साथ देखी तो मुझे अंदर ही अंदर बहुत पछतावा हुआ, बहुत ज़्यादा दुख हुआ था। इसलिए मैं वार कैंप में एक टूरिस्ट गाइड के तौर पर करता हूँ, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वर्ल्ड वार 2 में जो भी ट्रेजिडीज हुई वो लोग भूल जाएं। दुनिया को यह सब याद रखना होगा ताकि ऐसा फिर दोबारा कभी ना हो। यह सुनकर एरिक बहुत गुस्सा हो जाता है और कहता है कि जो तुमने किया था वो कोई ट्रेजिडी नहीं, वो एक क्राइम था, तुम एक क्रिमिनल हो। इसके बाद एरिक उठता है और म्यूजियम से वो स्टिक उठाता है जिस स्टिक से उन्हें मारा जाता था। एरिक वो स्टिक को तोड़ देता है। यहाँ पर इस म्यूजियम में एक ब्लॉक भी होता है जिस पर हाथ पैर रखकर तोड़ दिए जाते थे। एरिक केम्पाई को उस ब्लॉक में हाथ रखने को कहता है और केम्पाई बिना कुछ बोले अपना हाथ उसमें रख देता है। अब एरिक उसका हाथ तोड़ने वाला होता है। इससे पहले कि वो स्टिक उसके हाथ पर लगती, एरिक वो स्टिक टेबल पर मार देता है क्योंकि वो क्रिमिनल नहीं है। यहाँ पर केम्पाई एरिक की हर बात मान रहा होता है क्योंकि उसने जो वार के दौरान किया था उस वजह से वो एक गहरे पछतावे में होता है। इसलिए वो वैसे करता है जैसा एरिक बोल रहा होता है। एरिक केम्पाई की गर्दन पर चाकू रख देता है लेकिन वो उसे एक बार फिर से छोड़ देता है। फिर उसे बाहर लाकर उसी बांस के पिंजरे में कैद कर देता है जहां उसे आज से 30 साल पहले कैद किया गया था। इसके बाद वो उसी कमरे में जाता है जो उसे आज भी बार बार दिखता है, जहां पर उसे सबसे ज्यादा टॉर्चर किया गया था। और आज भी वो पाइप वहां पर पड़ा है जो उसके मुंह में डालकर बहुत तेज प्रेशर से पानी छोड़ा जाता था। वहाँ पर उसे वो सब कुछ याद आ जाता है जो उसके साथ उस समय वार में घटा था। इसके बाद वो बाहर आता है और केम्पाई के पिंजरे के पास आकर बैठ जाता है। केम्पाई उसे बताता है कि तुम ही एक ऐसे इंसान से जिसने मुझे सब कुछ सच बताया था। वो बताता है कि वार के दौरान हम लोगों से सरदारों ने झूठ कहा और हमें ये बताया गया था कि अगर हम वार जीत जाएंगे तो हमें सम्मान दिया जाएगा, लेकिन तुम एक ऐसे इंसान थे जिसने मुझे बताया था कि अमेरिका जापान के शहरों को तबाह कर रहा है, वहाँ के लोग भूखे मर रहे हैं। दरअसल युद्ध के दौरान किसी भी देश की सरकार अपने जवानों का, अपने देश के लोगों का इसी तरह से ब्रेन वॉश करते हैं। उन्हें सिखाया जाता है कि वार युद्ध ही सब कुछ है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल ही अलग होती है। अब एरिक समझ जाता है कि जिस दर्द से वो गुजर रहा है बिल्कुल उसी दर्द से केम्पाई भी पिछले कई सालों से गुजर रहा है। उसके दिल में पश्चाताप है, इसलिए एरिक उसे वहाँ पर ऐसे ही छोड़कर चला जाता है। इसके बाद वो उस ब्रिज पर जाता है जहाँ पर उसके साथियों ने कई साल पहले काम किया था। उसके पास जो चाकू होता है वो वहीं नदी में फेंक देता है और फिर वापस ब्रिटेन में आ जाता है जहाँ पर उसे केम्पाई का लेटर मिलता है। उसमें उसने लिखा होता है कि वर्ल्ड वार 2 में जो भी हुआ या उसने जो भी किया था उसके लिए आज भी उसे बहुत ज़्यादा पछतावा है और इसलिए वो उससे माफ़ी मांगता है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एरिक एक बार फिर से थाईलैंड जाता है और केम्पाई से मिलता है। वो केम्पाई को उसकी गलती के लिए माफ़ कर देता है और उसके साथ ही साथ उसे ये भी कहता है कि तुम बहुत बहादुर हो जिसने वार खत्म होने के बाद टूरिस्ट गाइड के तौर पर लोगों को ये समझाने की कोशिश की कि वार हमेशा दुख और तबाही लेकर आती है। ये सुनने के बाद केम्पाई अपने आंसू नहीं रोक पाता और जोर जोर से फूट कर रोने लगता है। एरिक उसे अपने गले से लगा लेता है और ये दोनों केम्पाई की मौत तक यानी कि सन 2011 तक अच्छे दोस्त बनकर रहे। तो ये थी कहानी द रेलवे मैन की। देखें दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में प्यार और दोस्ती ही सब कुछ होती है। लड़ाई झगड़े दंगे फसाद जिंदगी में बस दुख नफरत और परेशानियां ही लेकर आती हैं। चाहे इसमें कोई भी जीते या कोई भी हारे, पर नुकसान दोनों तरफ बराबर का ही होता है। आपको यह सच्ची कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसी इंटरेस्टिंग मजेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियोस को लाइक और शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।